नमस्कार मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं अमन तिवारी आपका अध्यापक हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और हिंदी की पाठशाला को नियमित रूप से आप पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हिंदी की पाठशाला में अभी जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें अंतिम वीडियो हमने विसर्ग संधि को लेकर किया था। विसर्ग संधि के कुछ नियम हमने सीख लिए थे और बाकी के नियम आज हमें सीखने हैं। तो विसर्ग संधि के छूटे हुए नियमों को आज हम करने वाले हैं। बच्चों, ये संधि को लेकर मैंने कुल 6 वीडियो आज तक, मतलब आज का वीडियो मिलाकर हम 6 वीडियो बनाने वाले हैं और इन 6 वीडियो में पूरी संधि संपूर्ण तरीके से ख़त्म की गई है। यदि आप इन 6 वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा। इसलिए अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो कृपया पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद इस संधि के वीडियो को समझिए या देखिए। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो जो हमारा है वो विसर्ग संधि को लेकर है। बच्चों ध्यान रखिएगा, विसर्ग संधि को लेकर हम विसर्ग संधि का भाग 2 पढ़ने वाले हैं आज। संधि का ये भाग 6वां है। 6 पार्ट में संधि हमने पूरी खत्म करने वाले हैं और संधि का भाग 6 है आज, और इसमें विसर्ग संधि का बच्चों भाग 2 है। विसर्ग संधि का प्रथम भाग हम पहले ही देख चुके हैं, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए विसर्ग संधि का भाग 2 लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। बच्चों, आपको पहले से ही पता होगा कि विसर्ग संधि किसको कहते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। इस तथ्य के बारे में हमने पहले पढ़ा कि विसर्ग संधि किसको कहते हैं, और उसके बाद फिर हमने कुछ उदाहरण देखे विसर्ग संधि के। और बता दें आपको, विसर्ग संधि के 7 नियम हमें टोटल पढ़ने थे, जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे। और उनमें से पहला नियम विसर्ग का ओ हो जाना, और उसके बाद दूसरा नियम विसर्ग का रा में परिवर्तन होना। ये 2 नियम हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो चलिए बच्चों, आज इससे आगे के नियम हम पढ़ते हैं। आज हमें तीसरा नियम पढ़ना है विसर्ग का शा में परिवर्तन होना। ध्यान दीजिए बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? विसर्ग का शा में परिवर्तन होना। ये विसर्ग जो है बच्चों, वो शा में कब बदलती है? विसर्ग शा में कब बदलती है, हमें ये समझना है। विसर्ग का परिवर्तन शा में कब होता है? बच्चों ध्यान रखिए, विसर्ग सिर्फ केवल शलजम वाले सा में नहीं बदलती है। कभी विसर्ग शलजम वाले सा में बदलती है, तो कभी षटकोण वाले सा में बदलती है, और कभी सब्जी वाले सा में बदलती है। तो इसको लेकर हम 3 नियम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले के नियमों को पढ़ें, आइए कुछ चीज़ें जान ली जाएं, कुछ बेसिक तथ्य जान लिए जाएं, कुछ बेसिक बातें जान ली जाएं। बच्चों, इससे पहले हमने जो संधि के नियम पढ़े हैं उनमें आप अगर ध्यान दें कि हमने ये सीखा है कि अगर कभी विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे व्यंजन, ध्यान दीजिए ये वर्गीय व्यंजन है, और इन वर्गीय व्यंजनों में अगर कभी विसर्ग का मेल तीसरे व्यंजन, चौथे व्यंजन या 5वें व्यंजन से होता है, कभी तीसरे व्यंजन, चौथे व्यंजन, 5वें व्यंजन से विसर्ग का मेल होता है बच्चों, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि या तो विसर्ग का रा में परिवर्तन होता है या तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन होता है। इसके पीछे की बात इतनी है, अगर कभी वर्ग के तीसरे, चौथे, 5वें व्यंजन का मेल विसर्ग से हो और विसर्ग से पहले आ दिया हो बच्चों आ, तो विसर्ग ओ में बदलती है। लेकिन अगर कभी विसर्ग का मेल तीसरे, चौथे, 5वें व्यंजन से हो और विसर्ग से पहले आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर दिया गया हो, तो विसर्ग बच्चों रा में बदलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि विसर्ग का मेल हमने तीसरे, चौथे और 5वें व्यंजन से 2 स्थितियों में करके देख लिया। लेकिन ध्यान दीजिए, आप इस तथ्य पर ध्यान दीजिए कि अभी वर्ग के पहले व्यंजन और दूसरे व्यंजन को हमने नहीं छेड़ा है। वर्ग के पहले व्यंजन से अगर विसर्ग मिलेगी या दूसरे व्यंजन से विसर्ग मिलेगी तो क्या होने वाला है, ये हमें अभी तक पता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जो विसर्ग का शा में परिवर्तन होने वाला है वो विसर्ग के पहले और दूसरे व्यंजनों से मिलने के कारण होगा। तीनों सा बच्चों इन्हीं पहले और दूसरे व्यंजनों से मिलने के कारण परिवर्तित होगा विसर्ग का शा में। तीनों शा बनेंगे विसर्ग से इन्हीं पहले और दूसरे व्यंजन से मिलने के बाद। तो इस तथ्य को हमें आज समझना है। एक चीज तो ये समझ लीजिए कि पहले और दूसरे व्यंजन से मिलने की वजह से सा का निर्माण होता है। कब निर्माण होता है, किन स्थितियों में निर्माण होता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, विसर्ग का मेल जिस प्रकार के शा से हो, अगर विसर्ग का मेल शा से हो जाए तो विसर्ग शलजम वाले शा में बदल जाएगी। ये सीधा सा सिद्धांत है। अगर विसर्ग का मेल बच्चों षटकोण वाले सा से हो जाए तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर विसर्ग का मेल बच्चों सब्जी वाले सा से हो जाए
तो विसर्ग सब्जी वाले सा में बदल जाएगी। ध्यान दीजिए इस तथ्य को कि अगर विसर्ग का मेल शलजम वाले सा से होगा तो विसर्ग शलजम वाले सा में बदल जाएगी, और अगर विसर्ग का मेल षटकोण वाले सा से होगा तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाएगी, और अगर विसर्ग का मेल सब्जी वाले सा से होगा तो विसर्ग सब्जी वाले सा में बदल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि विसर्ग जिस शा से मिलेगी वो उसी सा में परिवर्तित हो जाती है। माने अगर विसर्ग शलजम वाले सा में से मिलेगी तो विसर्ग परिवर्तित हो जाएगी शलजम वाले सा में, अगर विसर्ग षटकोण वाले सा से मिलेगी तो विसर्ग परिवर्तित हो जाएगी बच्चों षटकोण वाले सा में, और यदि विसर्ग सब्जी वाले सा से मिलेगी तो परिवर्तित हो जाएगी सब्जी वाले सा में। तो कहने का तात्पर्य है कि विसर्ग जिस प्रकार के शा से मिलती है उसी प्रकार के सा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये तो एक बेसिक तथ्य है। बाकी विसर्ग का मेल कब किस वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन से होगा और वो किस में बदलेगी, आइए इसको हमें एक एक करके नियम से समझ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला नियम है और विसर्ग संधि का ये तीसरा नियम है, विसर्ग का शा में परिवर्तन होना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि यदि कभी विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर मतलब फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, पहले कुछ भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के बाद चा, छा या शा दिया जाए। बच्चों ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो तो फर्क ही नहीं पड़ता, देखना ही नहीं है पीछे, विसर्ग के बाद देखना है कि विसर्ग के बाद अगर बच्चों चा आ जाए, छा आ जाए या फिर जैसा मैंने आपको बताया शा आ जाए, क्योंकि विसर्ग के बाद शा आ जाएगा तब भी विसर्ग शलजम वाले सा में बदलेगी। लेकिन खास तौर पर ध्यान रखना विसर्ग का मेल चा या छा, ध्यान दीजिए चा वर्ग का ये प्रथम और द्वितीय व्यंजन है। अगर विसर्ग का मेल चा या छा से हो जाए तो विसर्ग बच्चों शलजम वाले सा में बदल जाती है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए इस बात पर, यदि विसर्ग का मेल बच्चों चा से या छा से अथवा शा से हो जाए तो विसर्ग बच्चों शलजम वाले सा में बदल जाती है। बहुत सामान्य सा तथ्य है जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर विसर्ग का मेल, यदि विसर्ग का मेल चा से या छा से अथवा शलजम वाले शा से करा दिया जाए, इनमें से किसी से भी करा दिया जाए तो बच्चों हमेशा विसर्ग बदलती है शलजम वाले सा से। लेकिन फायदे की बात यह है कि यहां विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो चलेगा, हमें इसकी कोई बंदिश नहीं है कि यही वाला स्वर आना चाहिए, ऐसी कोई बंदिश नहीं है इस नियम में। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें विसर्ग के बाद देखना है। विसर्ग के बाद अगर चा दिया है, छा दिया है अथवा शा दिया है बच्चों तो विसर्ग शा में तब्दील हो जाती है, शा में परिवर्तित हो जाती है, शुद्ध शा में परिवर्तित हो जाती है। अगर इस तथ्य को समझ गए हो तो आओ चलो एक आध उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है निह धन छल, निह धन चल, ध्यान दीजिए दो पद दिए हैं निह प्लस चल। अब ध्यान दीजिए विसर्ग से पहले कुछ भी हो मैं ध्यान नहीं देना, कोई भी स्वर है चलेगा, ई का स्वर है चलेगा। विसर्ग का मेल अगर चा से हो या छा से हो अथवा शलजम वाले सा से हो, ये कंडीशन है। अगर विसर्ग का मेल चा से हो, छा से हो या शलजम वाले सा से हो तो बच्चों विसर्ग हमेशा शलजम वाले शा में बदल जाती है, शुद्ध शा में बदल जाती है। तो बच्चों यहां विसर्ग का मेल चा से हो रहा है तो इसलिए विसर्ग शा में बदल जाएगी और शब्द बन जाएगा हमारा निश्चल। विसर्ग का मेल चा से हुआ इसलिए विसर्ग बच्चों शा में बदल गई और शब्द बन गया निश्चल। निह धन चल बराबर निश्चल। अगला देखिए उदाहरण निह धन चित, एक और उदाहरण दिया है निह धन चित। तो देखिए ध्यान से, अगर विसर्ग का मेल चा या छा से हो जाए जैसा कि हमको पता है तो विसर्ग शा में बदल जाती है। तो हमारा नया पद जो हम जोड़ने वाले हैं वो है निह धन चित। देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा दिया है तो विसर्ग बच्चों शलजम वाले शा में बदल जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा निश्चित। क्या बन जाएगा बच्चों? निश्चित। अगर विसर्ग चा से मिलती है बच्चों तो शब्द बन जाता है, विसर्ग अगर चा से मिलती है, छा से मिलती है या शा से मिलती है तो विसर्ग बदल जाती है शलजम वाले सा में। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये तथ्य समझ में आया होगा। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। निह धन छल, बच्चों यहां विसर्ग छा से मिल रही है तब भी विसर्ग बच्चों शलजम वाले सा में ही बदलेगी और शब्द बन जाएगा हमारा निश्चल। निश्चल अलग है और निश्चल अलग है। अब बच्चों यहां देखिए विसर्ग
के पहले कुछ भी दिया हो फर्क नहीं पड़ता। यहां विसर्ग मिल रही है शा से, अगर संयम वाले सा से मिलेगी विसर्ग तो बच्चों संयम वाले सा में ही बदलेगी। विसर्ग जिस सा से मिलती है वो उसी सा में बदल जाती है। तो दुह धन शासन, तो विसर्ग मिली शा से तो वो भी शा बन जाएगा और शब्द बन जाएगा दुशासन, शब्द बन जाएगा दुशासन। विसर्ग अगर साथ से मिलेगी बच्चों तो वो भी विसर्ग शा में बदल जाएगी, शब्द बन जाएगा दुशासन। एक और दिया गया दुह धन चरित्र, तो आप ही बताइए दुह धन चरित्र में, कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स, दुह धन चरित्र में अगर विसर्ग चा से मिल रही है तो हमारा शब्द क्या बनेगा, दुह धन चरित्र में शब्द क्या बनेगा आपको बताना है। तो चलिए आपको ये नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर विसर्ग का मेल चा, छा अथवा शा से हो तो विसर्ग शा में बदल जाती है। आगे अगला नियम देखते हैं। चौथा नियम है बच्चों, चौथा नियम है विसर्ग का षटकोण वाले सा में परिवर्तन होना। माने कब विसर्ग षटकोण वाले सा में बदलती है हमें यह समझना है। तो बताया गया है कि यदि कभी विसर्ग से पहले ई या ऊ, ध्यान देना विसर्ग से पहले ई या ऊ ही होना चाहिए, यहां यह कंडीशन दी गई है बच्चों। अगर विसर्ग से पहले ई अथवा ऊ दिया गया हो तथा विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ दिया गया हो अथवा षटकोण वाला सा दिया हो तो विसर्ग सा में बदल जाती है। ध्यान दीजिए, अगर कभी विसर्ग से पहले, बच्चों देखिए नियम को ध्यान से देखिए बच्चों, अगर विसर्ग से पहले ई अथवा ऊ की मात्रा दी गई हो अथवा स्वयं ई या ऊ दिया गया हो और विसर्ग के बाद काखा, टाठा अथवा पाफा दिया गया हो या फिर एक चीज और षटकोण वाला सा भी दिया हो तब भी चलेगा, तो विसर्ग सा में बदल जाती है। फिर से समझ लीजिए, अगर विसर्ग का मेल क ख, क्योंकि चा छा से मिलेगा तो शा में बदलेगी, यहां हमें षटकोण वाले सा में बदलाना है, तो फिर क ख ट ठ और पाफा। माने वर्ग के जो पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं बच्चों, उसमें पहला वर्ग होता है क, उसमें का वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन का खा, फिर आता है चा छा, ये वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन में लिख रहा हूं, टा ठा, ता था, पा फा, ये बच्चों वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन हैं हर वर्ग के। ध्यान दीजिए कि अगर वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन में अगर चाछा का मेल हो जाए, किससे, विसर्ग से, इसका मेल हो जाए तो विसर्ग बदलती है बच्चों शा में, इससे मेल होने पे शा में बदलती है। अब ध्यान देना, एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, माने वर्ग का पहला दूसरा, पहले काखा, फिर चाछा को छोड़ दीजिए तो टाठा, अब ताथा को छोड़ दिए पाफा। माने एक एक वर्ग को छोड़ते जाइए पहले से शुरू करते हुए, तो का खा से मिले तो षटकोण वाले सा में बदल जाएगा विसर्ग, टा ठा से मिले तब भी षटकोण वाले सा में विसर्ग बदल जाएगी, पा फा से मिले तब भी षटकोण वाले सा में विसर्ग बदल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि विसर्ग से पहले बच्चों ई या ऊ की मात्रा अथवा ई या ऊ ही होना चाहिए। विसर्ग से पहले ई और ऊ दिया गया हो, विसर्ग के बाद काखा, टाठा अथवा पाफा दिया हो तो विसर्ग बच्चों षटकोण वाले सा में बदल जाती है। ये उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत सामान्य सी बात है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ दिया गया हो, विसर्ग के बाद काखा, टाठा, पाफा या फिर षटकोण वाला सा स्वयं दिया गया हो तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है। चलिए इसका एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दिया गया धनुहु धन टंकार, शब्द क्या दिया गया बच्चों, धनुहु, मैं यहां समझाता हूं, धनुहु धन टंकार। तो आप ध्यान दीजिए यहां विसर्ग का मेल टा से हो रहा है और हम पहले ही जानते हैं अगर विसर्ग का मेल टा से हो या ठा से हो, विसर्ग हमेशा षटकोण वाले सा में बदलेगी। लेकिन शर्त यह है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा ही होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए विसर्ग से पहले ई की या ऊ की मात्रा है कि नहीं है, बिल्कुल ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा दी गई इसलिए विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाएगी। तो षटकोण वाले सा में जब बदल जाएगी, धनुहु धन टंकार को आपस में मिलाएंगे, विसर्ग का मेल टा से होगा तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाएगी। तो बच्चों क्या बनेगा धनुष टंकार। क्या बनेगा, धनुष टंकार। धनुहु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल गई, क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद टा दिया था। अगर विसर्ग के बाद काखा दिया गया हो,
टा ठा दिया हो या फिर पा फा दिया हो बच्चों, तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है। लेकिन शर्त यह है कि विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा या ई की मात्रा ही होनी चाहिए। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। निधन कंटक, ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले ई दिया है, ई का स्वर, और विसर्ग के बाद का दिया है। और हम जानते हैं विसर्ग के बाद का या खा दिया हो और विसर्ग से पहले ई या ऊ की मात्रा हो तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है। तो निधन कंटक बराबर क्या हो जाएगा? निष्कंटक। क्या बन जाएगा? निष्कंटक। एक चीज और समझिए बच्चों कि निधन प्राण दिया गया, निधन प्राण, विसर्ग से पहले ई की मात्रा दी गई है और विसर्ग के बाद बच्चों पा दिया गया है, पा। तो हम जानते हैं विसर्ग का मेल पा से हो या फा से हो, का से हो या खा से हो, टा से हो या ठा से हो, विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है। तो निधन प्राण बराबर निस प्राण, क्योंकि बच्चों विसर्ग यहाँ पे षटकोण वाले सा में बदल गई है। शुद्ध सा में बदलने के कारण वो आधा ही षटकोण वाला सा बनता है। अगर उस षटकोण वाले सा को आगे कोई स्वर मिल जाए तब वो पूरा हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ कोई स्वर नहीं मिल रहा आगे विसर्ग, क्योंकि जब षटकोण वाले सा में बदलेगी तो आगे कोई स्वर नहीं मिलेगा उसको, इस वजह से वो आधे षटकोण वाले सा में ही बदलेगी। एक दिया है बही ही धनकार, बही ही धनकार। तो देखिए ध्यान बच्चों, बही ही धनकार, विसर्ग के पहले क्या है? ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद क्या है बच्चों? का दिया है। तो हम अच्छे से जानते हैं विसर्ग का मेल का से हो, खा से हो, टा से हो, ठा से हो, पा से हो, फा से हो, विसर्ग हमेशा षटकोण वाले सा में बदलती है अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ दिया हो तो बही धनकार में जब विसर्ग षटकोण वाले सा में बदलेगी तो क्या बन जाएगा? बहिष्कार। अगर आपसे कभी पूछ ले एग्जामिनर कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा तो बच्चों बही ही धनकार होगा। संधि विच्छेद क्या होगा? बही ही धनकार। और देखिए निधन कपट, निधन कपट, विसर्ग से पहले ई दिया है बच्चों, विसर्ग से पहले ई दिया है और विसर्ग के बाद का दिया है तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाएगी और शब्द बन जाएगा निष्कपट, शब्द बन जाएगा निष्कपट। एक और देखिए निधन ठुर, विसर्ग से पहले ई दिया है, विसर्ग के बाद ठा दिया है, चाहे विसर्ग टा से मिले चाहे ठा से मिले, चाहे का से मिले चाहे खा से मिले, चाहे पा से मिले चाहे फा से मिले, विसर्ग हमेशा षटकोण वाले सा में बदलती है तो शब्द बन जाएगा निष्ठुर। लेकिन ये याद रखना कि विसर्ग से पहले ई की मात्रा या ऊ की मात्रा ही होनी चाहिए। अगर ई की मात्रा और ऊ की मात्रा विसर्ग से पहले ना हो फिर उसके बाद अगर ये दिए गए हो तो विसर्ग षटकोण वाले सा में नहीं बदलेगी बच्चों, ध्यान रखना। विसर्ग से पहले ई या ऊ का होना अनिवार्य है। अब विसर्ग से पहले ई दिया है और आगे दिया गया है फा, निधन फल बराबर बच्चों आप लोग जानते ही हैं क्या हो जाएगा? निष्फल। तो इस तरीके से ये विसर्ग का दूसरा नियम था। हम दो नियम समझ चुके हैं विसर्ग के अभी कि अगर विसर्ग का मेल, अगर विसर्ग का मेल बच्चों ध्यान दीजिए, विसर्ग का मेल का से हो, खा से हो, टा से हो, ठा से हो, पा से हो या फिर फा से हो तो बच्चों विसर्ग हमेशा षटकोण वाले सा में बदलती है। लेकिन शर्त यह है कि विसर्ग से पहले हमेशा ई की मात्रा या ऊ की मात्रा ही होनी चाहिए। यह तथ्य हम समझ चुके हैं। एक तथ्य हमने इससे पहले सीखा था कि अगर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो फर्क नहीं पड़ता, जब कोई भी हो तो फिर टेंशन ही नहीं है। विसर्ग का मेल अगर कभी बच्चों चा से हो, छा से हो या फिर शलजम वाले शा से हो तो विसर्ग बच्चों षटकोण शलजम वाले सा में बदल जाती है। अगर शलजम वाले सा से मिलेगी विसर्ग या चा छा से मिलेगी तो शलजम वाले सा में बदल जाएगी। और दूसरा नियम ये सीखा कि विसर्ग के बाद अगर का खा टाठा पाफा दिया गया हो तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदलेगी। लेकिन शर्त ये विसर्ग से पहले ई या ऊ ही होना चाहिए। तो ये नियम भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों नियम दिया गया है विसर्ग का सब्जी वाले सा में परिवर्तन होना। ये बहुत ही आसान है बच्चों। अब देखिए वर्ग के पहले व्यंजन में हम का खा से भी विसर्ग को मिला चुके हैं, चा और छा से भी विसर्ग को मिला चुके हैं, टा और ठा से भी विसर्ग को मिला चुके हैं, ता तथा था से हमने अभी नहीं मिलाया है, पा और फा से भी विसर्ग मिला चुके हैं। तो बचा क्या बच्चों? कौन से व्यंजन बचे वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन में? तो बचा है ता और था। अगर बच्चों विसर्ग ता और था से मिले तो बच्चों वो हमेशा सब्जी वाले सा में ही बदलती है। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो फर्क नहीं पड़ता। अगर विसर्ग का मेल बच्चों ता था से करोगे तो वो सब्जी वाले सा में विसर्ग बदल जाएगी। लेकिन अगर विसर्ग का मेल का खा से किया, टा ठा से किया और पा फा से किया, इनमें से किसी से किया तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदलेगी। और बच्चों अगर विसर्ग का मेल चा और छा से किया तो विसर्ग हमेशा शलजम वाले सा में बदलेगी। तो हमारा नियम है अभी फिलहाल विसर्ग का सा में परिवर्तन होना। तो बताया जा रहा है कि यदि कभी विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो कोई दिक्कत नहीं, तथा विसर्ग के बाद ता या था अथवा सा, ता था या सा
से दिया गया हो, विसर्ग के बाद ता दिया गया हो, था दिया गया हो या सा दिया गया हो, तो विसर्ग सब्जी वाले सा में, शुद्ध सा में बदल जाती है। एक बार पुनः समझ लीजिए, अगर विसर्ग के बाद ता था या फिर सब्जी वाला सा आ जाए तो विसर्ग सब्जी वाले सा में बदल जाती है, और विसर्ग से पहले कुछ भी दिया हो कोई टेंशन नहीं है, सब्जी वाले सा में ही विसर्ग बदलेगी। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, नमः धन ते, विसर्ग के बाद ता दिया है तो हमें पता है कि ता आ जाए चाहे था आ जाए, विसर्ग हमेशा सा में बदलेगी। नमः धनते, तो नमः धनते बराबर नमस्ते, विसर्ग बदल गई बच्चों सब्जी वाले सा में। दुह दंतर, विसर्ग का मेल ता से होगा तो सब्जी वाले सा में बदल जाएगा, तो शब्द बन जाएगा दुस्तर। बच्चों निधन तेज, विसर्ग का मेल फिर ता से हुआ तो सब्जी वाले सा में बदल जाएगी और शब्द बन जाएगा निस्तेज। और समझिए, मनः धन ताप, मनः धन ताप, विसर्ग का मेल ता से हो रहा है तो विसर्ग सब्जी वाले सा में बदल जाएगी, शब्द बन जाएगा मनस्ताप। क्या बन जाएगा बच्चों? मनस्ताप। एक और देखिए, निधन संताप, विसर्ग फिर सा से मिल रही, सब्जी वाले सा से मिलेगी तब भी विसर्ग सब्जी वाले सा में बदलेगी, निधन संताप बराबर निस्संताप, विसर्ग सब्जी वाले सा में बदल गई। दुहधन साहस, तो विसर्ग सा से मिलेगी तब भी सब्जी वाले सा में बदलेगी बच्चों, और शब्द बन जाएगा दुस्साहस। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि विसर्ग कब कौन से सा में बदलेगी। अगर विसर्ग का मेल ता या था अथवा सा से होगा तो विसर्ग सब्जी वाले सा में बदलेगी। अगर विसर्ग का मेल बच्चों, विसर्ग का मेल चा, छा या शलजम वाले सा से होगा तो बच्चों विसर्ग शलजम वाले शा में बदल जाएगी। और बच्चों अगर विसर्ग का मेल बच्चों का खा, का से, खा से, टाठा, पाफा से होगा तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन षटकोण वाले सा के लिए यह है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ ही होना चाहिए, ई या ऊ की मात्रा ही बच्चों होनी चाहिए। तो ये तीन नियम थे सब्जी वाले सा वाले, आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। और आपने अगर समझ लिए हैं तो इनके उदाहरण को स्वयं करिए और स्वयं करके इन्हें याद करिए और इन्हें समझिए। चलिए, हमने 5 नियम सीख लिए हैं विसर्ग संधि में, हमें कुल 7 नियम सीखने थे बच्चों। अब छठवां नियम देखते हैं। छठवां नियम क्या है? छठवां नियम ये है विसर्ग का लोप हो जाना। बच्चों विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग लोप मतलब विसर्ग का गायब हो जाना। बच्चों विसर्ग कब लोप होती है, कब गायब होती है विसर्ग? आप बताइए, विसर्ग कब गायब होती है? आपको तो नहीं पता होगा, आप तो सीखने के लिए बैठे हो, तो मैं आपको बता दूं, विसर्ग बच्चों तब गायब होती है जब विसर्ग से पहले बच्चों यहां है, विसर्ग से पहले आ दिया गया हो। ध्यान देना, 2 नियम है इसके, विसर्ग से पहले आ दिया गया हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर दिया गया हो। विसर्ग से पहले आ जाए और विसर्ग के बाद साक्षात कोई अन्य स्वर आ जाए, तो विसर्ग बच्चों लोप हो जाती है। लोप मतलब गायब हो जाती है। और एक नियम और है कि यदि कभी विसर्ग के बाद रा दिया गया हो और विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, और विसर्ग के बाद रा दिया गया हो, तो बच्चों विसर्ग लोप हो जाती है और विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर होता है उसको वो दीर्घ स्वर में बदल देती है। आइए इन्हीं दोनों नियमों को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। हमारा नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग कब लोप हो जाती है, कब विसर्ग को गायब करना पड़ता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, काम आएगा जीवन में कि विसर्ग कब लोप हो जाती है, विसर्ग कब गायब हो जाती है। तो पहला नियम है इसमें लोप होने का, यदि कभी विसर्ग के बाद रा दिया गया हो। ध्यान दो बच्चों, विसर्ग के बाद कभी भी रा दिया गया हो तो विसर्ग लोप हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर जरूर होना चाहिए। क्यों लोप हो जाएगी? तथा उससे पहले दिया हुआ ह्रस्व स्वर, उससे पहले जो ह्रस्व स्वर दिया गया होगा बच्चों वो दीर्घ हो जाता है। अगर कभी विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर दिया गया हो और विसर्ग के बाद रा दिया गया हो बच्चों, तो विसर्ग लोप कर दी जाती है, गायब कर दी जाती है, हटा दी जाती है, और विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर दिया गया था उसको दीर्घ स्वर में तब्दील कर दिया जाता है, उसी दीर्घ स्वर में जिस स्वर का ह्रस्व लगा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए निधन रस, यहां देखिए बच्चों विसर्ग का मेल रा से हो रहा है, तो और विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर दिया है, तो बच्चों विसर्ग लोप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विसर्ग का मेल रा से हो रहा है। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर दिया हो और विसर्ग के बाद रा दिया हो तो बच्चों विसर्ग लोप हो जाती है, और उससे पहले का जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ कर दिया जाता है। तो ना पे जो ह्रस्व स्वर था उसको दीर्घ कर दिया गया और विसर्ग हटा दी गई और शब्द बन गया नीरस। निधन रस बराबर नीरस। इसी तरीके से बच्चों निधन रोग बराबर नी रोग।
नी रोग शब्द जो होता है बच्चों, वो निह धन रोग से मिलकर बना है, और विसर्ग से पहले दी है ह्रस्व ई, तो वो बड़ी ई में तब्दील हो गई और विसर्ग लोप कर दी गई, क्योंकि विसर्ग के बाद रा दिया गया था। तो अगर बच्चों कभी विसर्ग के बाद रा दिया गया हो और विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर दिया गया हो, तो विसर्ग लोप कर दी जाती है और पहले आया हुआ जो स्वर होता है विसर्ग से, उसको दीर्घ कर दिया जाता है। तो ये तो था पहला नियम लोप होने वाला। अब दूसरा नियम समझ लीजिए लोप होने का। यदि कभी बच्चों विसर्ग से पहले आ दिया गया हो, माने विसर्ग से पहले आ दिया गया हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर दिया गया हो, अन्य स्वर मतलब कोई साक्षात अन्य स्वर आ जाए, स्वर के रूप में ही आ जाए, और विसर्ग से पहले आ किसी भी रूप में हो, मात्रिक रूप में हो या फिर वास्तविक रूप में हो, फर्क नहीं पड़ता, पहले कैसे दिया आ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जो आए स्वर वो वास्तविक रूप में आए, तो विसर्ग लोप हो जाती है। इसका सीधा सा फंडा ये है कि विसर्ग से पहले छोटे आ या बड़े आ की मात्रा ही हमें दिखनी चाहिए, और विसर्ग के बाद बच्चों कोई भी अन्य स्वर का मतलब ये है आ को छोड़ के, क्योंकि विसर्ग के बाद पहले भी आए, विसर्ग के बाद भी आए, तो विसर्ग ओ में बदल जाती है फिर बच्चों। इसलिए कोई अन्य स्वर आना चाहिए, कोई अन्य स्वर। कंडीशन समझ लीजिए कि विसर्ग से पहले आ दिया गया हो और विसर्ग के बाद कोई अन्य स्वर दिया गया हो बच्चों, और ऐसी स्थिति होती है तो विसर्ग हो जाती है अपनी लोप अर्थात गायब, जोड़ने पर विसर्ग हटा दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अतः धन एव। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या हुआ, अतः धन एव, विसर्ग से पहले आ दिया है बच्चों, विसर्ग से पहले आ दिया है क्योंकि तापे हलंत तो लगा नहीं है कोई, तो तापे आ का स्वर समाहित है, तो विसर्ग से पहले आ दिया है और उसके बाद लगा है ए एक स्वर है और अन्य स्वर है, आ नहीं है ना, आ से हटके है कोई और स्वर, तो अन्य स्वर आ गया विसर्ग के बाद, इसलिए विसर्ग लोप कर दी जाएगी। इनको जोड़ते समय शब्द बन जाएगा अतएव। तो विसर्ग से पहले बच्चों आ हो और विसर्ग के बाद अगर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग लोप कर दी जाती है। तो लोप करने के बच्चों ये दो ही नियम हमें समझने थे कि विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लोप कर दी जाती है और ह्रस्व स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। और दूसरा नियम ये कि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी अन्य स्वर हो विसर्ग लोप कर दी जाती है। तो ये नियम था बच्चों हमारा छठवां नियम। आइए विसर्ग का जल्दी से हम सातवां नियम भी समझ लेते हैं। सातवें नियम में ये है बच्चों विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। ध्यान देना, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। यह भी नियम सीखना उतना ही जरूरी है जितना कि आपने परिवर्तनों को सीखा। ये इसलिए बच्चों क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। अगर आपने गलती से कोई परिवर्तन कर दिया किसी नियम को ध्यान में रखते हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जब विसर्ग में कोई परिवर्तन हमें करना ही नहीं है, विसर्ग को जस का तस लगा रहने दिया जाता है। तो इसलिए वो नियम भी सीख लीजिए ताकि आप सही पदों का निर्माण कर सकें, सही शब्दों का निर्माण कर सकें। तो कंडीशन क्या है, यदि कभी विसर्ग से पहले आ, ध्यान दीजिए, यदि कभी विसर्ग से पहले आ, विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग के बाद का अथवा पा दिया गया हो। विसर्ग से पहले बच्चों आ दिया हो, विसर्ग से पहले क्या दिया गया हो, आ, माने कोई आ ही होना चाहिए, कोई अन्य मात्रा नहीं होनी चाहिए। और विसर्ग के बाद बच्चों का अथवा पा, इनमें से कुछ भी दिया गया हो तो विसर्ग लोप हो जाती है। क्या हो जाती है? लोप। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने 2 मिनट पहले बताया था कि विसर्ग के बाद काखा आ जाए, टाठा आ जाए, पाफा आ जाए तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है, और अभी का और पा आ रहा है तो आप कह रहे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बच्चों मैं माफी मांगूंगा, लोप नहीं यहाँ होगा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, लोप नहीं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का अथवा पा दिया गया हो। बच्चों अभी आप कहेंगे कि अभी तो आपने सर ये बताया था कि विसर्ग के बाद कापा आ जाए, काखा आ जाए, टाठा आ जाए, पाफा आ जाए तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है, और अभी आप कह रहे हो विसर्ग के बाद का या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बच्चों उसके पहले मैंने एक चीज और बताई थी उसके साथ साथ कि विसर्ग के बाद काखा आ जाए, टाठा आ जाए, पाफा आ जाए तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है, बेशक बदल जाती है, लेकिन उस कंडीशन में विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, ई की मात्रा या ऊ की मात्रा। लेकिन इस नियम में ध्यान दीजिए, यहां विसर्ग से पहले क्या दिखेगा आपको, छोटे आ, छोटा आ दिखेगा, वो भी मात्रिक रूप में छोटा आ दिखेगा, और विसर्ग के बाद दिया गया है कापा। अगर विसर्ग के बाद का दिया हो या पा दिया हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा यदि
छोटे आ का स्वर समाहित हो विसर्ग के पहले तो। लेकिन अगर छोटे आ की जगह ई अथवा उ दिया गया होगा तो फिर बच्चों का से मिलने पर विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है। ये नियम हम पढ़ चुके हैं। अगर विसर्ग से पहले ई या उ दिया गया हो और विसर्ग के बाद का खा टा ठा पाफा दिया हो तो विसर्ग षटकोण वाले सा में बदल जाती है। लेकिन अगर विसर्ग से पहले ई उ ना हो, आ हो और विसर्ग के बाद का अथवा पा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। वही किया कहा गया है कि यदि कभी विसर्ग से पहले आ तथा विसर्ग के बाद का अथवा पा दिया गया हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण दिया गया जैसे प्रातः काल। बच्चों ध्यान देना, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद का है। विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के आप कहोगे सर आ कहाँ है, तो अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है आ, प्रातः काल में विसर्ग से पहले आ है लेकिन तुमको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी वर्णमाला बहुत कमजोर है, तुमको वर्णों के बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर वर्णों के बारे में नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले आप वर्णमाला को पढ़िए, वर्णमाला को समझिए, क्योंकि वर्णमाला में आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर किसी व्यंजन पर कोई हलंत ना लगा हो, अगर किसी व्यंजन पर कोई हलंत ना लगा हो बच्चों और व्यंजन अपने सामान्य रूप में हो, उस पर कोई मात्रा भी ना लगी हो तो इसका मतलब उसमें छोटे आ का स्वर समाहित होता है। तो यहां पर दिया गया बच्चों देखिए प्रातः धन काल, प्रातः धन काल दिया गया तो विसर्ग से पहले आ है छोटा आ और विसर्ग के बाद का दिया है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा प्रातः काल। एक और देखिए अंतः धन करण, विसर्ग से पहले आ दिया है और विसर्ग के बाद का दिया है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतःकरण ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अगला दिया अंतः गुण। बच्चों हालांकि गा वाला नियम मैंने नहीं सिखाया, इसमें गा नहीं दिया था, लेकिन ये एक अपवाद स्वरूप था, एक शब्द था जो अंतः गुण ही होता है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है, इसलिए मैंने अलग से डाल दिया। इसका कोई नियम मुझे नहीं मिला, लेकिन विसर्ग के बाद गा दिया हो तब भी विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। अंतः धन गुण, विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद गा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप समझेंगे कि ओ में बदल जाएगी, ये ओ वाला नहीं है, ये अलग से नियम है, इसको याद कर लेना। अंतः धन गुण बराबर अंतः गुण, ठीक है। अगला एग्जाम्पल दिया है अधः धन पतन, तो अधो पतन नहीं होता, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद पा है तो विसर्ग में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा, शब्द बनेगा अधः पतन। विसर्ग कई बार बच्चे अधोपतन पे क्लिक कर देते हैं, अधः धन पतन बराबर अधोपतन, ऐसा नहीं है बच्चों, अधः धन पतन बराबर अधः पतन ही रहता है, क्योंकि विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद पा है और विसर्ग से पहले आ दिया गया हो और विसर्ग के बाद का या पा दिया गया हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन बच्चों यहाँ एक अपवाद भी है जिसको आपको साथ के साथ याद करना है। अपवाद मतलब ये कि नमः और पुरः, इनमें भी ये कंडीशन अगर लागू हो ये वाले नियम की तो फिर यहां पर विसर्ग में परिवर्तन होता है। नमः और पुरः, ये दो पद याद कर लीजिए, नमः, नमः और पुरः, ये दो ऐसे पद हैं, इसमें विसर्ग से पहले अगर आ दिया है, बेशक इसमें आ दिया है, और इनसे अगर कभी का या पा मिलाया जाएगा तो बच्चों विसर्ग जो है वो रा में बदल जाएगी, सा में बदल जाएगी, सब्जी वाले सा में। अगर पुरः से कभी का मिलेगा तो विसर्ग सब्जी वाले सा में बदल जाएगी। अब यहां पर यह नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दो शब्द, ये दो पद नमः और पुरः, ये इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं सा के रूप में कि अब इनका नियम बनाना कोई सही बात नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा समाज में फेमस हो जाती है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर जाती है, तो उसको लेकर उसमें परिवर्तन करना ठीक नहीं है। वैसे व्याकरण के नियम से हिसाब से तो इसमें भी कोई लोप, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जसकी तस लगनी चाहिए। नमः धन, जैसे नमः धन कार बड़ा नमःकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नमः धन कार बराबर नमस्कार होता है, और ये हम युगों युगों से ये चीज़ जानते हैं और इसको फॉलो करते आ रहे हैं। तो इसलिए नमः और पुरः जब भी मिले और कभी इनका मेल का से हो तो बच्चों याद रखना, ऐसा मत कर देना कि परिवर्तन ना करो, परिवर्तन होगा सब्जी वाले सामने। नमः धन कार बराबर नमस्कार होता है और पुरः धन कार बराबर पुरस्कार होता है, ये तथ्य आपको समझ लेना है। लेकिन इसके अलावा कभी ऐसी स्थिति बने कि विसर्ग से पहले आ दिया गया हो मात्रिक रूप में और विसर्ग के बाद कभी का या पा दिया हो तो बच्चों विसर्ग में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल ये छूट है नमः और पुरः में, यहां परिवर्तन होगा, जबकि अन्य में विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद का अथवा पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जस की तस विसर्ग लगा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यह तथ्य समझ में आया होगा। बच्चों आप एक चीज जान चुके हैं कि अभी तक हमने संधि के
अभी तक हमने संधि के 6 वीडियो बनाए और इन 6 वीडियो को आपने पढ़ने के बाद, 6 वीडियो को समझने के बाद संधि के सारे नियम आपने पढ़ लिए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपको कभी संधि के प्रश्न दिए जाएं तो आप क्या कर पाएंगे? क्या आप संधि को अच्छे से समझ पाएंगे? तो आप में से ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे सर नहीं, हम अभी संधि नहीं कर पाएंगे, हम अभी संधि का प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ठीक से समय नहीं दे रहे हो, आप पढ़ाई को समझ ही नहीं रहे हो। आप अगर कोई वीडियो देख लो तो उस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखो और जितने भी प्रश्न हल करवाए जाएं उसमें या जितने भी एग्जाम्पल्स दिए जाएं, कम से कम उन एग्जाम्पल्स को खुद अपनी कलम से लिखकर एक बार अवश्य ट्राई करिए, ताकि वो किस प्रकार से उनकी संधि हुई है ये चीज़ आपको याद हो सके। नियम जो भी आपको सिखाए जाएं उनको थोड़ा रटने की कोशिश भी करिए, थोड़ा याद करने की भी कोशिश करिए। हालांकि रटना शब्द जो है वो नकारात्मक शब्द है, याद करना शब्द जो है बच्चों सकारात्मक शब्द है। मैं रटना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीखने के साथ साथ अगर उसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया जाए तो फिर पढ़ाई का एक अलग ही मजा आता है। फिर आपको चाहे कितने भी प्रश्न दे दिया जाए उस नियम से आप कर जाएंगे। अगर आपको अभी भी संधि में दिक्कत है तो आपको सिर्फ देर है इस बात की कि आप वीडियो को अच्छे से मन लगाकर देखिए और 1 नहीं 2 बार देखिए। 6 वीडियो हैं, इन 6 वीडियोस को अगर आप 2 बार देखेंगे, एक दिन में एक वीडियो 2 बार देखिए और 6 दिन में आप 6 वीडियो देख लेते हैं 2-2 बार, तो यकीन मानिए फिर आपकी संधि में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और पेपर में कम से कम 3 से 4 प्रश्न बच्चों संधि से पूछे ही जाते हैं, हिंदी के कोई भी पेपर हो। तो इसलिए आपसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है बच्चों कि आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए, अपने सपनों को पूरा करिए। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको अगर मेहनत करनी पड़े, थोड़ी सी आपको देर रात तक जगना पड़े, तो इसमें कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। तो बच्चों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जितने भी वीडियो हिंदी के बनते जा रहे हैं उन्हें कम से कम 2-2 बार देखिए और अच्छे से उनके नोट्स को मेंटेन करिए, नोट्स बनाइए। और मैं एक बात और आपको आज बता देना चाहता हूं, कुछ बच्चे हमें मैसेज करके या कमेंट करके ये बोल रहे थे कि सर इस आप जो वीडियो बनाते हैं इसका PDF नहीं मिलता। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां मोर लिखा होता है, वीडियो के नीचे मोर दिया होता है, उस पर क्लिक करिए तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, हमारा CFS चैनल, CFS इंस्टीट्यूट का। तो उस टेलीग्राम चैनल पे जब आप क्लिक करेंगे और आप ये देखिए कि उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सेंटर के और हमारे बनाए हुए जितने भी वीडियो होते हैं उनके PDF हम लोग वहाँ डाल देते हैं, तो आप वो PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि उन PDFs को आप अपने नोट्स बनाने के लिए, याद करने के लिए, पढ़ने के लिए ही यूज़ करिएगा, क्योंकि वो किसी किताब के या मेरी अमन तिवारी की लिखी हुई किताब के ही पुस्तक के अंश हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका कहीं दुरुपयोग करें और आप कॉपीराइट के इशू में फंस जाएं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आपको अगर कभी PDF की जरूरत पड़े तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। और एक बात और बता दूं कि अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी कविताओं को, मुक्तक को, गीतों को सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। और उसको लाइक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर दिया गया है अमन सर का फेसबुक पेज, तो उस पर नीचे लिंक दिया गया, फेसबुक का एक साइन बन के आ रहा होगा, उसको क्लिक करिए, आप सीधा कवि अमन तिवारी के पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और भी मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ और आज की पाठशाला के साथ मैं अपनी जिब्या को आज यहीं विराम देता हूं। मैं पुनः मिलता हूं, अब मैं मिलूंगा आपको संधि का टेस्ट लेकर। अब मैंने संधि के 6 वीडियो आपको करवा दिए हैं, संधि के सभी नियम पढ़ा दिए हैं। अब अगली जो कक्षा होगी बच्चों वो संधि के प्रश्नों को लेकर होगी, संधि की प्रश्नोत्तरी होगी। तो उस संधि की प्रश्नोत्तरी को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपने जो सीखा है उसको चेक भी करिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। तो ठीक है, सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।